म्यूचिरो टोकिटो को तो हम सब जानते ही हैं और ये भी जानते हैं कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा वह डायरेक्ट ब्लड लाइन रिलेटिव है कोकोशिबो और योरुची सुगुकुनी का। पर आपको याद हो तो म्यूचिरो का एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम था यूचिरो टोकिटो, जो कि एक डिमन अटैक में मारा गया था। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या होता अगर उस दिन यूचिरो टोकिटो नहीं मरता और दोनों भाई सर्वाइव कर जाते एंड आगे चलकर डीमन स्लेयर ज्वाइन कर लेते, तो उन दोनों के जिंदा रहने से स्टोरी में क्या चेंज आता और वह दोनों साथ में कितने स्ट्रॉन्ग बन जाते। क्या वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर ऑफ ट्विंस AKA सुगुकुनी ब्रदर्स को टक्कर दे पाते या वह दोनों डीमन से हाथ मिला लेते। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं, पर आप चिंता ना करें, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। स्टार्टिंग से बात करें तो म्यूचिरो एक पॉजिटिव चाइल्ड था जिसको दूसरे लोगों की हेल्प करने से खुशी मिलती थी। वहीं पर दूसरी तरफ यूचिरो एक ऐसा चाइल्ड था जो कि अपने भाई की बहुत ज्यादा परवाह करता था और कुछ भी कर सकता था म्यूचिरो को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन बाहर से वह ऐसा दिखाता था कि वह उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और उस पर चिल्लाता रहता था। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि जब म्यूचिरो डीमन स्लेयर कोर्प्स ज्वाइन करता तो उस पर नजर रखने के लिए या फिर कहें कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूचिरो भी डीमन स्लेयर कोर्प्स को ज्वाइन कर लेता। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि जब डीमन ने अटैक किया था टोकिटो ब्रदर्स पर तो उन्होंने बिना यूचिरो को गवाए डीमन को हरा दिया होगा, जिसके बाद म्यूचिरो जो कि एक काइंड हार्टेड चाइल्ड था वह दूसरे लोगों को डीमन से बचाने के लिए डीमन स्लेयर कोर्प्स को ज्वाइन करने की ठान लेता है और उसकी तैयारी में लग जाता है। पर जब यूचिरो उसको ये सब करते हुए देखता है तो वह उसे समझाने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है ताकि वह डीमन स्लेयर कोर्प्स ज्वाइन ना करे, क्योंकि यूचिरो को डीमन स्लेयर बनने के नुकसान साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उसे लगता है कि अगर म्यूचिरो डीमन स्लेयर कोर्प्स ज्वाइन कर लेगा तो वह किसी ना किसी फाइट में अपनी जान गवा बैठेगा। लेकिन म्यूचिरो जो कि डीमन स्लेयर बनने की ठान चुका है वह यूचिरो की एक भी बात नहीं सुनता है। फिर अंत में थक हार कर यूचिरो भी डीमन स्लेयर कोर्प्स को ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग करने लगता है, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था और म्यूचिरो के सिवा उसका और कोई नहीं था इस दुनिया में। और जैसे कि मैंने पहले कहा था म्यूचिरो टोकिटो एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है डीमन स्लेयर सीरीज का, क्योंकि उसने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही एक हाशिरा की पोस्ट हासिल कर ली थी, वो भी सिर्फ 2 महीनों के अंदर। एंड इसके अलावा जो मेमोरी का लॉस उसे अपने भाई को खोने की वजह से हुआ था वह मेमोरीज भी उसकी लॉस नहीं हुई है, क्योंकि इस बार उसका भाई जिंदा है और उसके साथ मिलकर डीमन से फाइट कर रहा है। अब आप लोग इमेजिन करो कि वह इस टाइम लाइन में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया होगा। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। जैसे जैसे समय बीतता है वह दोनों अपनी ट्रेनिंग पूरी करके फाइनल एग्जाम के लिए पहुंच जाते हैं और जैसा कि हम सीरीज में देखते हैं म्यूचिरो आसानी से फाइनल एग्जाम क्लियर कर देता है, वैसे ही इस बार भी वह दोनों आसानी से एग्जाम को पार कर देते हैं। कहानी में आगे जाने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों टोकिटो ब्रदर्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? तो इसका जवाब भी हमारे पास है। अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में म्यूचिरो को यूचिरो से वीक दिखाया गया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिज ब्रदर म्यूचिरो घर के बेसिक कामों को भी ढंग से नहीं कर पाता था और जितना भी हार्ड वर्क वाला काम होता था वह यूचिरो करता था। तो इन सब सिनेरियो को देख के हम कह सकते हैं कि यूचिरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है म्यूचिरो से, बट इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूचिरो कमजोर है, बस यूचिरो के कंपैरिजन में वह थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है उससे। अब अगर कहानी में आगे की बात करें तो फाइनल एग्जाम को पार करने के बाद अगर टोकिटो ब्रदर्स ने अभी तक अपनी ब्रीथिंग फॉर्म्स डेवलप नहीं की थी तो वह अब करते। अगर म्यूचिरो की बात करें तो वह इस सीजन में भी मिस्ट ब्रीथिंग ही यूज करता। वहीं पर इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यूचिरो भी सेम ब्रीथिंग फॉर्म को ही यूज करता। पर अगर कहानी को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाना है तो हम ये मान लेते हैं कि यूचिरो भी वही ब्रीथिंग फॉर्म यूज करता जो कि उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट कोकोशिबो यूज करता है, जो कि है मून ब्रीथिंग। तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यूचिरो सेकंड पर्सन बन गया है पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स में जिसने मून ब्रीथिंग को मास्टर किया है और इसी वजह से वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है म्यूचिरो से। और जिस तरह म्यूचिरो 2 महीने में सीरीज में हाशिरा बन गया था तो हम ये मान लेते हैं कि इस टाइमलाइन में भी ये दोनों 2 या 3 महीनों में जितनी भी रिक्वायरमेंट है हाशिरा बनने की उनको पूरा करके हाशिरा की पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे और सबसे यंगेस्ट हाशिरा के खिताब को अपने नाम कर लेंगे। और उन दोनों के आने की वजह से डीमन स्लेयर कोर्प्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आगे की स्टोरी की बात करें तो वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे कि रियल सीरीज में चल रही थी, पर जब स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क आएगा वहां से हमें कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आर्क में बोथ म्यूचिरो एंड यूचिरो दोनों अलाइव हैं। और अगर आपको याद हो तो म्यूचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क इसीलिए अनलॉक कर पाया था क्योंकि जब वो ग्योको के बुलबुले में बंद था तब उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आ गई थी और उसने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लिया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस टाइमलाइन में म्यूचिरो डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब ग्योको स्वर्डस्मिथ विलेज आर्क में इन दोनों भाइयों से फाइट करेगा तब बिना डीमन स्लेयर मार्क के वह स्ट्रगल कर रहे होंगे ग्योको के सामने, क्योंकि मानो या ना मानो ग्योको था एक स्ट्रॉन्ग अपर मून। लेकिन अगर वह पूरे सीरियस तरीके से उन दोनों भाइयों से फाइट करेगा तो कैसे भी करके वह दोनों में से किसी एक को अपने वाटर प्रिजन में कैद कर लेगा और उसके बाद वह दूसरे भाई को भी आसानी से कैद कर लेगा और दूसरे हाउस पर अटैक करने के लिए चल पड़ेगा। पर पीछे से वह दोनों भाई जब एक दूसरे को ऐसे धीरे धीरे मरते हुए देख रहे होंगे तो
यूइचिरो जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वह अपने भाई को बचाने की इमोशन में अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेगा और म्यूचिरो को भी बचा लेगा। फिर वह दोनों उस घर की तरफ जाएंगे जिस तरफ ग्योको गया था और ग्योको उन दोनों को देखकर सरप्राइज हो जाएगा कि न तो वह दोनों मरे और ऊपर से उसके ऊपर अटैक भी कर रहे हैं। इसीलिए वह गुस्से में आकर उनसे फाइट करने लगेगा और ज्यादा फोकस यूइचिरो को हराने में लगाएगा क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क की वजह से उसे ज्यादा पोटेंशियल यूइचिरो में दिख रहा होगा। तो इसी तरह जब वह फाइट कर रहे होंगे तो म्यूचिरो जो कि यूइचिरो का ट्विन ब्रदर है वह अपने भाई को इस तरह लड़ते हुए देखकर उसके अंदर के इमोशन उसे हिट करेंगे और वह भी अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लेगा। और अब जब दोनों भाइयों ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लिया है तो ग्योको के इस फाइट को जीतने के चांसेस बिल्कुल 0 हो गए हैं। और ये बात जब ग्योको रियलाइज करता है तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर अब जब टोकिटो ब्रदर्स ने अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लिया है तो वह ग्योको को भागने नहीं देते हैं और उसे उसी वक्त फिनिश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां तांजीरो, नेजुको, गेन्या एंड मित्सुरी फाइट कर रहे थे हानतेंगु से, उस फाइट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आता है और वह सब मिलकर हानतेंगु को भी फिनिश कर देते हैं। और इसी प्रोसेस में नेजुको सनलाइट में आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि नेजुको ऐसी पहली डीमन बन गई है जो सनलाइट में भी घूम सकती है। आगे की स्टोरी वैसे ही बढ़ती है जैसा कि हमें रियल सीरीज में देखने को मिला था, पर जब फाइनल आर्क आता है वहां से हमें कहानी में कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। फाइनल आर्क के आने पर एक क्वेश्चन तो सबके दिमाग में आया होगा कि कोकोशिबो का क्या रिएक्शन होगा जब वह देखेगा कि उसके अलावा एक और ऐसा इंसान है डीमन स्लेयर यूनिवर्स में जो कि मून ब्रीथिंग को यूज कर सकता है। इसका जवाब भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा वॉच करना। जब फाइनल बैटल स्टार्ट होगी तो ओरिजिनल सीरीज के जैसे कोकोशिबो अकेले ही मल्टीपल हाशिराज पर चार्ज इन कर देगा और जैसा कि हमने सीरीज में देखा था वह सबसे पहले म्यूचिरो से फाइट करता है, पर इस टाइमलाइन में वह फाइट तो करेगा पर इस बार उसे म्यूचिरो के साथ साथ यूइचिरो भी देखने को मिलेगा। कोकोशिबो को उन दोनों से एक साथ फाइट करनी पड़ेगी। फाइट स्टार्ट होते ही कोकोशिबो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज करेगा और उसे पता चल जाएगा कि वह उसके ही डिसेंडेंट हैं। वह उनका नाम पूछेगा और जब वह बताएंगे कि वह तोकिटो है ना कि सुगिकुनी, तो कोकोशिबो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है जैसा कि उसने ओरिजिनल सीरीज में किया था। फिर जैसे ही वह दोनों कोकोशिबो पर अटैक करने लगते हैं तो वह अपनी ब्रीथिंग फॉर्म को यूज करते हैं। तभी कोकोशिबो को पता चल जाता है कि यूइचिरो भी एक मून ब्रीथिंग यूजर है। वह बिना किसी देरी के उन दोनों को हरा देता है और उन्हें फोर्स करता है कि वह दोनों भी डीमन में बदल जाएं। लेकिन जब वह दोनों डीमन बनने से इनकार कर देते हैं तो कोकोशिबो प्लान करता है कि वह म्यूचिरो की हेल्प से कम यूइचिरो को तो डीमन में बदलने के लिए मना ले, क्योंकि यूइचिरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था म्यूचिरो से और कोकोशिबो यूइचिरो में अपने आप को भी देख पा रहा था। इसीलिए वह यूइचिरो को वार्निंग देता है कि अगर वह डीमन नहीं बना तो वह म्यूचिरो को मार डालेगा, पर इस सब के बाद भी यूइचिरो डीमन बनने से इनकार कर देता है। तभी कोकोशिबो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह म्यूचिरो को इंजर्ड करने लगता है ताकि यह सब देखकर यूइचिरो प्रेशर में आकर हाँ बोल दे। लेकिन जैसे ही कोकोशिबो अटैक करने लगता है म्यूचिरो पर, सानेमी वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है और थोड़े समय बाद ग्योमे भी फाइट को ज्वाइन कर लेता है। इतना सब होने के बाद अब कोकोशिबो 4 हाशिराज से एक साथ लड़ता है जिसमें आते हैं म्यूचिरो, यूइचिरो, सानामी एंड ग्योमे। पर इसके बावजूद भी कोकोशिबो का अपर हैंड रहता है उन चारों पर। लेकिन जब चारों हाशिराज अपने फुल पावर्स को यूज करते हैं और अपने डीमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करके कोकोशिबो पर अटैक करते हैं तो वह उसे हरा देते हैं। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करते हैं कोकोशिबो अपनी नेक्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और फिर से उनसे फाइट करने लगता है। और आगे जैसा कि हमें ओरिजिनल स्टोरी में देखने को मिला था, जब वह सानेमी से लड़ते वक्त अपना रिफ्लेक्शन देखता है सानेमी की कटाना में, तो वह रियलाइज करता है कि वह तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई बनना चाहता था, पर अब वह सिर्फ एक मॉन्स्टर बनकर रह गया है जिसका समुराई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और इसी वजह से वह रीजनेट करने से रिफ्यूज कर देता है और अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। और यहीं पर अपर मून 1 कोकोशिबो सुगिकुनी की कहानी खत्म हो जाती है। एंड इसी प्रोसेस में हम देखते हैं कि गेन्या और म्यूचिरो अपनी जान गंवा देते हैं। फिर बाकी बचे हुए हाशिराज म्यूजेन से फाइट करने के लिए चल देते हैं, जो कि फाइनल बैटल होने वाली है डीमन से। और इस फाइट में यूइचिरो की हेल्प से म्यूजेन को रोक के रखना तांजीरो के आने तक ये काम थोड़ा आसान हो जाता है हाशिराज के लिए। और जब तांजीरो पहुंचता है तो आगे वही होता है जो कि ओरिजिनल सीरीज में हुआ था, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वह ये मिलता है कि इस बार 3 हाशिराज बच गए हैं, जो कि हैं यूइचिरो, सानामी एंड तोमियोको। तो गाइस यहीं पर हमारी थ्योरी खत्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। और हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के काफी करीब हैं। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।